असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सब के बीच हमारे साथ असम के जातीय नायक सर्बानंद सोनोवाल जी मौजूद हैं। एक वो शख्स जिन्होंने कई सारी लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और फैसला असम के हक में लाया। सोनोवाल सर, चुनाव तो आपने बहुत सारे देखे हैं और इस बार का भी चुनाव हो रहा है। यहाँ के हक, जमीन, सब कुछ के लिए आप लड़ते रहे हैं। इस बार का चुनाव आपको क्या अलग लग रहा है या फिर पहले की तरह ही दिख रहा है कुछ? सबसे पहले तो ये बात आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछली 10 साल का जो बीजेपी सरकार असम में रहे, इन दिनों में हमारी बीच जो विकास की तस्वीर खड़ा हुई और जिसके लिए असम की जनता ने अपने दिल से विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसा अद्भुत परिवर्तन स्वतंत्रता का पिछली 70 साल में कभी असम की जनता ने देखी नहीं। पहले तो अधिकतर समय कांग्रेस सत्ता में रहे और उसी कालसन में उन्होंने बड़े बड़े वादा तो की थी, गरीबी हटाओ से लेकर अलग अलग असम की विकास के लिए, लेकिन हकीकत में वो ज़मीन का साथ वो जोड़ नहीं पाया और असम के लोगों को बार बार ऐसा महसूस हुए कि हमें धोखा दी गई है, विश्वासघात की है। तो इसलिए पहली बार के लिए जब बीजेपी सत्ता में आई 2016 में मोदी जी के आशीर्वाद से और उनकी नेतृत्व में, तो तब से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने असम को जिस हिसाब से ध्यान दी है नॉर्थ ईस्ट को, तो इस सहयोग की वजह से ही आज परिवर्तन आंखों के सामने दिखाई देती है। हर व्यक्ति के जीवन में आज ये परिवर्तन का लाभ मिला है और लोगों का मन में वो गंभीर महसूस होने लगे है कि बीजेपी है तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने असम में सबसे बड़ा काम तो उन्होंने किया है कि शांति लाने का। पहले ये इलाका अशांति का इलाका के हिसाब से जाने जाते थे, लेकिन उस अशांति को हटाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, परम आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं और असम सरकार में जिस कदम को सहयोग की है, इसके वजह से ये परिवर्तन आए। विशेष रूप से शांति संभव हुई। शांति की वजह से अब लोगों ने निश्चिंत होकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और वो हिंसा का वातावरण अभी नहीं रहा। जो वातावरण कांग्रेस की मतलब उनकी गलती के वजह से, उनकी खराब प्रैक्टिस की वजह से, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से ये हिंसा का वातावरण जाग उठा था, तो अब ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन अगर नहीं होते तो विकास असंभव थे। विकास की बात कर रहे हैं अगर, तो हमने देखा कि अभी एक नए पुल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। मुझे याद है कि उसी ब्रिज में 3-3 शिप जो है वो डूब गए थे। आपने उसकी आधारशिला रखी थी और अब वो बनकर तैयार हुआ है। तो आपको लगता है कि न्यू गुवाहाटी और गुवाहाटी के बीच का जो एक नया स्ट्रेच है, ये एक नई विकास की कहानी लिखेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन हमारे विकास का ये पहला एक मतलब ये होता है, बेसिस होता है। अगर कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन आपका पास नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, आपका मनोबल नहीं बढ़ सकते, अब अपना व्यक्तित्व में बसे हुए शक्ति को आप उजागर नहीं कर सकते। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन देयर कैनॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आज वो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था इतना मजबूत हुई जिसकी वजह से आप रेल कनेक्टिविटी देखो, रोड कनेक्टिविटी हो, वाटरवेज हो, एयरवेज हो, इंफॉर्मेशन हाईवेज हो, सो अलग अलग प्रकार की ये कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन असम में मजबूत हुई और ये केवल संभव हुई परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया, खुद 70 बार से अधिक उन्होंने असम दौरा किया और हर विजिट में उन्होंने कुछ ना कुछ दे के गए, खाली हाथ कभी नहीं है। तो ये जो उनकी
असम की जनता के लिए जो सद्भावना, जो उनके प्यार, जो उनकी स्नेह है, और इसके वजह से आज हम लोग को भी साहस मिला कि प्रधानमंत्री जी है हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक, तो इसके लिए हम आगे जा सकते हैं। पहले तो वो विश्वास थे नहीं, हम तो बहुत पीछे थे, असम हो नॉर्थ ईस्ट हो, और अब हमको भी आप ये जो विकास की जो गति आप तेज से चलने लगा है, इनमें असम को भी जोड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़े उपलब्धि है। मुझे लगता है कि आज इस चुनाव में विशेष रूप से जनता इस विषय को भी विशेष रूप से चर्चा कर रहा है, कैसे 10 साल के अंदर ये परिवर्तन संभव हुए, क्यों कांग्रेस 55 साल इन चीज़ों को कर नहीं पाया, तो ये सवाल आते हैं। सर, एक परिवर्तन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी अभी भी अवैध घुसपैठ को लेकर है। और चूंकि 12 साल से आप खुद भी सरकार में रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या परेशानी आ रही है जो ये समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये समस्या अभी समाधान के लिए आप सही दिशा पर हम लोगों ने सारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, क्योंकि हम लोगों ने 2016 में एक नारा लगाया था। नारा का मतलब एक वादा किया था असम के लोगों को, असम के लोगों का ही ये आवाज़ थे, ये आवाज़ थे अमर अखम अमर माटी अमर अधिकार। समझ रहे ना आप, ये असम हमारा है, बाप दादाओं का है, पुरखों का है, ये असम का ज़मीन हमारा है और इसमें अधिकार सिर्फ हमारा होगा, अवैध घुसपैठिया का नहीं। किसी भी हालत में अवैध घुसपैठिया का यहाँ रहना हम पसंद नहीं करते। तो ये जो असम की, क्योंकि अवैध घुसपैठिया को किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस ने क्यों लाया था? वोट बैंक बनाने के लिए लाया था। तो कांग्रेस ने उनको अलग अलग ज़िले में प्रतिष्ठा दिया, जिसकी वजह से हमारी बाप दादाओं का ज़मीन उन्होंने छीन लिया। कांग्रेस ने ये उनको मदद किया सरकार में रहते हुए, तो इसकी वजह से असम की जनता की जो उनकी अस्तित्व जो है, उनकी पहचान दिनों दिन बिगड़ने लगा, और असम की मूल असमिया समुदाय असुरक्षित महसूस करने लगा। तो इसलिए इस भावनाओं से, इस असुरक्षित हालत से उनको विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा दायित्व हम लोगों ने विशेष रूप से उपलब्धि की। तो इसके वजह से हम लोगों ने एक का बाद एक कदम उठाने लग गए। पहले तो काजीरंगा जो अवैध घुसपैठिया ने कब्जा करके रखा था गैर कानूनी ढंग से, उसको हम निकाला। फिर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जो हमारे जन्म स्थान है, उससे भी हम निकाला, और इसके बाद निरंतर ये कार्रवाई, ये कदम हमने आगे बढ़ाया, और अभी ये दूसरी कार्यकाल में 2021-26 में 1.5 लाख से अधिक बीघा ज़मीन हमने उससे छीन लिया है। तो ये कदम इसलिए ली गई है, जब तक उनको हम अवैध घुसपैठिया को जो गैर कानूनी ढंग से जिस ज़मीन उन्होंने कब्जा करके रखा है, उससे हम नहीं निकालेंगे, तब तक हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, और हम असम के मूल समुदाय को सुरक्षा नहीं दे सकते। इसलिए आज वो सुरक्षा देने का काम एक का बाद एक करने लगा, सफलता प्राप्त हुई, और अब तक 8 लाख मूल असमिया समुदाय के लोगों को हमने ज़मीन का पट्टा दी है। और साय बागान 200 साल से अधिक वो कंपनी क्वार्टर में रहे, उन्होंने खून पसीना बहाकर असम टी को ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा एक स्थान दी है। तो इतना बड़ा पहचान भारत को दी है। प्रधानमंत्री भी गए थे। हाँ, प्रधानमंत्री गए थे, हमारे प्रधानमंत्री गए थे। तो इतने बड़े पहचान, एक मर्यादापूर्वक पहचान दी है, तो उसी मजदूर भाइयों बहनों का जो क्वार्टर में इतना साल तक रहे, 100 साल से अधिक रहे, उसके बावजूद उसी क्वार्टर में जो ज़मीन है, इस ज़मीन का अधिकार उनको मिले नहीं थे। उन भाइयों बहनों को भी हमने ज़मीन का अधिकार देने का काम किया। 3,55,000 से अधिक साय मजदूर भाइयों बहनों को ज़मीन का अधिकार दिया। मतलब इससे क्या होता है, जब तक हम ज़मीन उससे नहीं छीनोगे, तब तक वो यहाँ उनका कब्जा बनाए रखेगा। तो इसलिए विदेशी मुक्त असम बनाने के लिए पहले उसको ज़मीन से निकालना होगा, और वो ज़मीन हमारे कब्जा में लाना होगा। सो इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव वी हैव टेकन, और इसके वजह से आज असमिया लोगों का मन में वो विश्वास पैदा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा सुरक्षा देने का काम की है,
हमें विकास भी दी है, सामाजिक न्याय भी दी है और हमें इज्जत से जीने का एक बड़ा माहौल भी दी है। सर लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं असम के जहाँ पे कि यहाँ के लोकल लोग एकदम माइनॉरिटी हो गए हैं, जैसे धुबरी की बात कर लें या और भी दूसरे ज़िले हैं, और बताया जाता है कि यहाँ पे किसी और का नहीं बल्कि घुसपैठियों का कब्जा हो गया है 71 के बाद या 71 के पहले जो भी लगा है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या किया जा सकता है ऐसे में? निश्चित रूप से हमने तो ये स्पष्ट कर दिया कि जो अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम, इसके खिलाफ तो हमारा कदम बहुत मजबूती से ली जाएगी, जो हम लोग ले रहा है और ली जाएगी भविष्य में। और हमारे यहाँ असमिया मुसलमान के लिए हमेशा हम प्रतिबद्ध है, जैसे हिंदू के लिए है, असमिया मुसलमान के लिए हम प्रतिबद्ध है। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम जो है, उसके खिलाफ हमारा ये कार्रवाई जारी रहेगा और हम जब तक उसको उस ज़मीन से नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये कोशिश जारी रहेगा। कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखे, बारपेटा में देखा गया और भी जगह देखा गया है जहाँ पे आतंकी संगठनों का बोलबाला दिखा और इनका कहीं न कहीं अंसारुल बांग्लादेश से भी संबंध रहा। तो आप इसको कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं आने वाले दिनों में असम के लिहाज से? नहीं, हम तो यहाँ इस आतंकवादियों को आप बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि इसके खिलाफ जो भी कदम उठाए गए हैं, देखिए उग्रवादियों का साथ शांति समझौता हुई है और इस शांति समझौता अल्फा प्रोटोक ग्रुप का साथ, दिमासा का साथ, कार्बी का साथ, बोरो का साथ और आदिवासी का साथ, इसकी वजह से 10,000 से अधिक युवा ने उससे हथियार छोड़ के हमारे मूल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ गए, शांति व्यवस्था में वो भी शामिल हो गए। तो उसी हिसाब से असम में स्थायी शांति जिंदा रखने के लिए दोनों सरकार, डबल इंजन सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इन विषय पर लगे हुए हैं और हम किसी भी हालत में किसी भी ग्रुप को यहाँ ऐसा अशांति फैलाने नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ जो है वो बंटी बबली की सरकार है, सिंडिकेट की सरकार है, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के दावे करते हैं वो चुनावी रैलियों में। ये सबसे अगर भ्रष्टाचार किसने की है, हमारे सिस्टम को, प्रशासन व्यवस्था को सबने अगर किसने बिगाड़ा है, ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने अगर उन्होंने हमारी ये गवर्नेंस सिस्टम तो अगर सही इस्तेमाल किया होता और जनता के हितों के लिए इस्तेमाल किया होता तो आज असम का हालत ये नहीं होती। उन्होंने हालत इतना बिगाड़ दिया, बाद में उसको सुधारने का काम अगर सबसे मजबूती से किसने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी आती हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में चाय बागान में भी वो घूमते हुए नजर आई थी और तमाम तरह के लोगों से भी बात कर रही हैं। लेकिन जिस सिंडिकेट का वो भ्रष्टाचार का वो मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कहीं न कहीं यहाँ की आम जनता प्रभावित होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। तो इसलिए जनता ने, देखिए जनता को क्या क्या मिला, पहले तो शांति मिला, ये बहुत जरूरी था। हाँ, मुझे याद है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे भी एक तरफ से ही सिर्फ एंट्री होती थी, चारों तरफ से बंद रहता था। ये शांति मिला, उसके बाद विकास मिली, उसके बाद हर गरीब हो या महिला हो, युवा हो या किसान हो, सभी वर्गों को उनकी हालत को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के हर कार्यक्रम सही मायने में उसको ज़मीनी हकीकत से जुड़ा गया और उनको सही समय पर लागू की गई है। इसके वजह से सभी नागरिक को इससे लाभ मिला है और इससे सामाजिक न्याय मिला है और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लिए एक सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए जनता खुश है, जनता आनंदित है। तो वो चाहते हैं कि तीसरी कार्यकाल के लिए बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी रहेगा, हमारा विकास भी होगा, विरासत भी होगा। मोदी जी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है। सर एक बात बताएं कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जो गोगोई साहब हैं उनको लेकर कई तरह की बातें उठती है, उनका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने मीडिया में आता है। किस तरीके से देखते हैं, क्या इसकी हकीकत है वैसे? देखिए एक बात है, आरोप उनके खिलाफ बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान, उनका साथ रिश्ता जोड़ना, नाता जोड़ना, ये तो कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी भारतीय नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आरोप उनके खिलाफ है
वो साबित करे कि वो निर्दोष है, वो साबित करे वो भारतीय के लिए, भारत माता के लिए प्रतिबद्ध है। साबित करना काम उनका है। जिस तरीके के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं, आपको लगता है इसमें सच्चाई भी है? नहीं नहीं, पहले तो उनको ये करना होगा ना। आरोप जब आया है उनके खिलाफ, वो तो उनका दायित्व है। सर, आप शिपिंग मिनिस्टर भी हैं। बताया जाता था कि एक समय ब्रह्मपुत्र से क्रूज चलाने की योजना वगैरह भी पे आप काम कर रहे थे। किस तरीके से उन योजनाओं का क्या हुआ? क्या वो आने वाले दिनों में दिखेंगे ऐसा कुछ? देखिए, अब ब्रह्मपुत्र को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से, विजन से, अब असम में ब्रह्मपुत्र हो या बराक हो, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16, इस हिसाब से कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में 20 राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो उनके निर्देश है कि हर जलमार्ग में रिवर क्रूज, पैसेंजर वेसल, क्रूज वेसल या उसमें कार्गो वेसल चलने के लिए जो भी सुविधा उपलब्ध करना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है, टर्मिनल हो या उसमें जेटी हो और उसमें अलग अलग प्रकार की दफ्तर हो, इंटीग्रेटेड ऑफिस हो, इन चीज़ों का विशेष रूप से आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक पिछले दिनों में बहुत सी कार्यक्रम सफलपूर्वक यहाँ लागू की गई है। यहाँ तक भी की है कि पांडु में, हमारे गुवाहाटी पांडु में जहाज़ रिपेयर करने का सेंटर भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और साथ साथ में आपको मालूम है MV गंगा विलास एक सफल यात्रा बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर, दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज। इस क्रूज को सफलपूर्वक समाप्त होने का बाद अब इनका आकर्षण बढ़ गया है, गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, तो इस दुनिया की पर्यटक अब आने लगा है और भारत को आविष्कार करने लगा है। तो इसलिए अब हमारे जो जलमार्ग में जो शक्ति बसा हुआ है उसको उजागर करने के लिए सरकार की तरफ से ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। इतना तक भी ली गई है कि हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट वो भी यहाँ शुरू की है। यानी कि अगले 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश का हमारा टारगेट है कि 50,000 हम युवाओं को यहाँ मैरीटाइम स्किल देंगे और शिपिंग कंपनी में उनके लिए रोजगार मिलेगा। सर, कहते हैं कि जिस पौधे को आप लगाइए वो बड़ा होकर फल देने लगता है, तो इससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं होता है। मुझे याद है, अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें, आपने उसको इनिशिएट किया था। ब्रिज की बात करें, जिस न्यू गुवाहाटी और गुवाहाटी के बीच, उसको भी आपने इनिशिएट किया था। तो जितने भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, मैक्सिमम आज वो पूरे हो गए हैं या पूरे होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा काम रह गया है जो आपके मन का था और अभी तक पूरा नहीं हो पाया? देखिए, अभी तो हमें भारत के अंदर असम को सर्वश्रेष्ठ विकसित प्रदेश के हिसाब से खड़ा करना है, आत्मनिर्भर असम बनानी है। इस विषय पर हम लोग को काफ़ी मेहनत करना होगा अगले दिनों में, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें तो बहुत सुनहरा मौका दी है, इतना हमको स्कोप दी है, सपोर्ट भी दी है। तो सिर्फ हमको अभी एक साथ असम के 3 करोड़ 40 लाख लोग एक साथ मिलकर हमको दोगुना मेहनत करना होगा, क्योंकि विकास के रास्ते पर अब अलग अलग कार्यक्रम के जरिए हमें तेज से चलना होगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता है। इस कॉम्पिटिटिव एज में हमें भी साबित करना होगा हम कितना स्मार्ट है, हमारा कितना व्यक्तित्व में शक्ति है और हम कैसे दोगुना मेहनत कर सकते हैं। इसको हमें साबित करना अगले दिनों में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। सर, पार्टी की तरफ से आपको बहुत अहम जिम्मेवारी दी गई समय समय पर, और चूंकि आपके पास एक अनुभव भी है, कार्यकाल भी रहा है, सब कुछ है। इस बार के चुनाव में यदि अगर पार्टी जीतती है और आपको बोलती है कि आपको असम की जिम्मेवारी दी जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए आप तैयार हैं? नहीं नहीं, देखिए, इन सवाल तो मतलब ये पार्टी है, ये व्यक्ति से नहीं चलता, ये पार्टी से चलता है। तो पार्टी हमारा जो उसूल है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, तो मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए पार्टी जो बोलता है वही करता है। सर, एक बात बताएं कि अगर सीटों की बात करें तो हालांकि नारा जो है 103 पार की बात की गई है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है और विपक्ष को आप कहां देख रहे हैं?
मैं शुरुआत से कहते आया हूँ, मेरा आंकड़ा एक ही है, वी आर क्लोज टू 100 विथ आवर एलाइज। अच्छा। वी आर क्लोज टू 100 विथ आवर एलाइज, ये स्पष्ट है। तो मतलब इस बार भी सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जितनी वोटों से आई थी उससे भी ज्यादा वोट से आप लोग जीतने की निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कोई ऐसा फैक्टर लगता है जहां आप लोग पीछे हैं, या फिर सब कोऑर्डिनेशन वगैरह सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सही है, क्योंकि हमारा तालमेल ठीक है। एनडीए जो हमारा पार्टनर्स है, हम लोग एक साथ मिलकर आप हमारी जो ग्रास रूट लेवल की जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी जो कार्यकर्ता है, वो भी दिन रात मेहनत करते आए हैं। तो इसलिए हमारा मतलब रूट सोल्जर बहुत है, और इसके लिए हमारा ये हर संदेश को हर फैमिली, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होते। सर, कोई टारगेट रखा है कि इतने दिनों में हम घुसपैठियों को बाहर करके रख देंगे, क्योंकि 12 साल से तो आप लोग हैं ही वैसे? अगले 5 साल में हम, हमारा यही लक्ष्य है, संकल्प पत्र में यही लिखा है, विदेशी मुक्त असम। बस उस जमीन को, उससे हम लोग को छीनना होगा। ओके, ये हमारे सबसे बड़ा सफलता होगा। अब तक जो भी सफलता हमने प्राप्त किया है 10 साल में, इसे भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े चुनौती भरा काम है। तो ये काम कांग्रेस ने 55 साल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके वो तो उन्होंने खुद उन लोगों को लाया था। उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था असम की जनता के ऊपर, जो अन्याय की है, इसलिए उनको कभी असम के जनता कभी स्वीकार करेगा नहीं, मानेगा नहीं, उनको दिल में जगह देगा नहीं। दिल में भारतीय जनता पार्टी की जगह? हमेशा हमेशा, विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो विश्वास है, जो आस्था है, इसके वजह से लोग निश्चिंत है, क्योंकि मोदी जी है तो हमारे लिए सम्मान भी है, समृद्धि भी है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल साहब ने की थी, आज उनकी क्या स्थिति है सर, अगर मैं बात करूं तो? हाँ, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सहयोग से हम लोगों ने ढेर सारी परियोजना का काम शुरू किया था। जैसे नुमलीगढ़ रिफाइनरी, असम का सबसे बड़ा रिफाइनरी, उनके उत्पादन शक्ति थे पहले 3 मिलियन टन, तो 3 मिलियन से 9 मिलियन तक उनके कैपेसिटी एक्सपांसन का जो भी निर्णय ली गई है, भारत सरकार की तरफ से 29,000 करोड़ रुपया सपोर्ट उन्होंने दी है। इतने बड़े लागत से ये मॉडर्नाइजेशन बन रहा है, जिसके वजह से अभी लाखों हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, और हमारी यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन खड़ा होगा। तो बहुत सा बाई प्रोडक्ट के लिए छोटे छोटे हमारे इंडस्ट्री भी खड़ा होगा। तो दूसरी बात, ये जो धुबरी फुलबड़ी जो ब्रिज है, सबसे बड़ा पुल है, 18 किलोमीटर लंबा, तो उसको भी हम लोगों ने शुरू किया था। तो भी उसका काम भी ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ ये जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी का जो ब्रिज है, हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया था, वो ब्रिज भी अभी पूरा हो गया है। तो उसके पहले हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण और भी काम किया है कि हमारी गुड गवर्नेंस प्रतिष्ठा करने के लिए दुर्नीति के खिलाफ जो हमने कदम उठाई है, ये बड़े उल्लेखनीय है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको मालूम है, एपीएससी कांग्रेस के लंबे समय कार्यकाल में वो कैश फॉर जॉब माना जाता था। पैसा आप दीजिए और अधिकारी का अभी कहीं पोस्ट आप ले लीजिए, कहीं भी अपना चॉइस के हिसाब से, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा, मतलब ये पैसा का बाजार था, बिजनेस हो गया था। तो इसके वजह से गरीब परिवार की बेटा बेटियों के लिए कोई स्कोप नहीं था, मेरिट होने के बावजूद। तो इसलिए उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। 5 साल एपीएससी का चेयरमैन को जेल में डाला, उसका 2 मेंबर को भी जेल में डाला, और गैर कानूनी ढंग से जिन लोगों ने भी नियुक्ति पाया था उसको भी सस्पेंड की गई है। तो उसी हिसाब से संस्कार दुर्नीति के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मतलब कदम उठाए गए थे, जो जिसके वजह से आज गुड गवर्नेंस प्रतिष्ठा हुई। अभी जितना भी नियुक्ति हुई है, किसी को एक पैसा भी देना नहीं पड़ता। पिछले 10 साल के अंदर 2 लाख से अधिक नियुक्ति हुई है। तो कभी भी किसी भी नियुक्ति में कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसे ही मतलब समाज में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, गुड गवर्नेंस लाने का, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रतिष्ठा करने का हमने कदम उठाए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और ये उपलब्धि की वजह से अब बीजेपी सरकार की एक छवि बनी, और हम लोगों ने उसी कालखंड में हर मतलब ये जो डेप्यूटी कलेक्टर, उनके दफ्तर में हम लोगों ने एक
मतलब विशेष रूप से एक हम लोगों ने स्लोगन हम लोग प्रस्तुत की थी। स्लोगन का था नॉलो और नीडू, मतलब ना हम लेंगे ना हम देंगे, ऐसा। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और जिससे बीजेपी सरकार का एक बहुत परिष्कार छवि बने और जिस पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। मतलब एक सवाल इससे भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर मियाँ वाली बात और इस तरह से क्यों करनी पड़ती है चुनाव के समय? नहीं, देखिए एक बात है, जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है उनके खिलाफ तो आवाज़ देना ही होगा, किसी भी रूप में उनके खिलाफ कदम उठाना ही होगा। हम तो भारतीय जो मुसलमान है उनकी हम सुरक्षा के लिए है, जो भारतीय जो असमिया है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम के खिलाफ तो हमको लड़ाई लड़ना होगा। वो तो हमारा देश का नागरिक नहीं है, वो विदेशी है। विदेशी को हम क्यों जगह दे? ये असम है, असमिया का है। हमारा सनातन संस्कृति को यहाँ जिंदा रखना होगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इस विषय पर किसी का साथ समझौता नहीं करेंगे। युद्ध की वजह से मिडल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, शिपिंग पे क्या स्थिति है? हमारे साथ बात करने के लिए सर्बानंद सोनवाल सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि हमारे जहाज किस तरीके से, क्या हिंदुस्तान आ रहे हैं या अभी भी हॉर्मुज़ में फंस रहे हैं? हमारे जो भी एलपीजी कार्गो कैरियर्स जो है वो एक का बाद एक आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो भी दुनिया में जो भी हमारे लिए चुनौती पैदा होता है, हर चुनौती का सही मुकाबला करने का जो भी शक्ति मोदी जी के नेतृत्व में है, तो इसलिए उनके कुशल नेतृत्व ने हमें आज इस संकट परिस्थिति से लड़ने के लिए उन्होंने भी हमें हौसला दी है, मार्गदर्शन दी है। किस तरह से जहाज आ रहा है? क्या कोई परेशानी हो रही है? नाविकों के मतलब बहुत जान की बाजी लगा के आ रहे हैं? एक तो बात सही है कि नाविक जो है ना, उनको तो बढ़ावा देना ही होगा, विशेष रूप से धन्यवाद देना ही होगा, क्योंकि वो जो जान की बहादुरी लगा के देश के हितों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जहाज़ को हज़ारों किलोमीटर दूर से लाया है संकट परिस्थिति में, तो नाविक को तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नाविक किस हालत में है, कैसे है, इसके लिए हमारा मंत्रालय 24 आवर्स उनकी जानकारी लेते रहते हैं और हमारे साथ कम्युनिकेट होते रहते हैं। सिर्फ उनका साथ ही नहीं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनकी परिवार का साथ भी हम लोग को बातचीत होते रहते हैं, ताकि हम उनको मनोबल दे सके। और हम हमेशा यही संदेश देते हैं, वी आर विथ यू, होल नेशन इज विथ यू। मतलब नाविकों के परिवार के साथ 24/7 कम्युनिकेट कम्युनिकेट होता है और यही हम लोग हमें बोलते आए हैं कि होल नेशन इज विथ यू। कितने जहाज फंसे हैं और किस तरह से उसको लाने का और कोशिश की? ना हम लोग को ना एक का बात है कि आ रहा है, जो भी हमारा 20 जहाज थे, 20-22 जहाज थे, तो एक का बात एक आ रहा है इंडिया फ्लैग। तो निश्चित रूप से जहाज आ रहे हैं और उनके परिवार वालों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उनको जो है 24/7 कॉल सेंटर के माध्यम से उनसे बात भी की जा रही है।